हेलो दोस्तों। हेलो। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल है क्यू रिएक्टर्स पर। आज हम जिस वीडियो को देखेंगे वो बहुत ही रेयर सा वीडियो है, जो कि ज़्यादातर हर एक देशवासी के मन में चलता रहता है कि अदर कंट्री के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं। तो जिसका जो एक्चुअल जो वीडियो का जो नाम है वो बताएंगे जी के बारे में। तो वीडियो जो टाइटल वीडियो का है वो है पाकिस्तानी लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट डू पाकिस्तानीज थिंक अबाउट इंडिया। तो चलिए देखते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज यारी दुनियादारी को साइड में रखते हैं आते हैं सीधा हमारे मेन सवाल पर। आखिर पाकिस्तानीज इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। पर ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये कुछ लोग इंडिया के बारे में ऐसा सोचते हैं। वॉशिंगटन में बेस्ड प्यू रिसर्च सेंटर ने जब 2014 में पूरे 1203 पाकिस्तानियों का सर्वे किया था, तब उन्होंने देखा कि लगभग 71% लोगों की इंडिया के बारे में बहुत नेगेटिव सोच थी। लेकिन आखिर क्यों? क्या इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी न्यूज चैनल है जो लोगों को ये बताते हैं इंडिया की तो पहले दिन से ये पॉलिसी है। नेहरू ने कहा था पाकिस्तान का खात्मा, या इसमें हाथ है उनके पॉलिटिशियंस का, जैसे कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर हीना रबानी खार का ये कमेंट, जहां वो कहती है कि इंडिया सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का बुली है। India is now becoming the bully for the entire region. एंड दैट्स क्वाइट वियर्ड टू हियर एज एन इंडियन, क्योंकि हमने तो हमेशा बापू के सिद्धांतों पर चल पीस की ही मांग की है। तो फिर पाकिस्तानियों की इस सोच का कारण क्या उनकी टेक्स्ट बुक्स हो सकती है, जो उन्हें इंडिया के बारे में बचपन से ही सारा झूठ पढ़ाती है, जैसे कि इंडिया असल में पाकिस्तान का हिस्सा था। चलिए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब, जिसमें होने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग खुलासे इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड व्हाट पाकिस्तानीज थिंक अबाउट इंडिया। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इंडिया के बारे में पाकिस्तानी स्कूल्स की किताबों में क्या पढ़ाया जाता है। बेसिकली पाकिस्तान हर साल 6 सितंबर को नेशनल डिफेंस डे मनाता है, जहां लोग सारे युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को याद करते हैं और साथ ही याद करते हैं 1965 की जंग में इंडिया से हुई जीत का। लेकिन एक मिनट, 1965 का वॉर तो हम जीते थे ना, I mean, हम इंडियंस। दरअसल 1965 की जंग के इतिहास में पाकिस्तान ने अपनी आवाम को सिर्फ अपना ही पहलू बताया। लाइक लिटरली वहां के स्कूल्स के टेक्स्ट बुक में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि उनके हिसाब से इस जंग के दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने इंडिया के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था और वो इंडिया को हराने ही वाले थे कि उतने में इंडिया रोते हुए यूनाइटेड नेशंस के पास गया सीज फायर अरेंज करने के लिए, यानी फायरिंग रोकने के लिए। जिसके बाद पाकिस्तान ने जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया वो सारे इलाके इंडिया को लौट, और ये सारी चीजें पेशावर के 5th स्टैंडर्ड के स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में, जिसे पढ़ के वो ये कहते हैं कि 1965 की जंग में इंडिया की हार और पाकिस्तान की जीत हुई थी। वहीं दूसरी ओर इंडिया के एनसर्ट यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि इस बहुत ही भयंकर युद्ध में इंडियन आर्मी लाहौर के बहुत ही करीब पहुंच चुकी थी, पर जंग को यूएन ने बीच में आकर रोक दिया था। भले इस दौरान इंडिया ने पाकिस्तान का काफी मिलिट्री नुकसान किया, लेकिन 1965 की जंग ने इंडिया के खराब आर्थिक हालतों पर और तनाव डाल दिया था। सो इन अ वे इंडिया में यही पढ़ाया जाता है कि इस दौरान जीत इंडिया की हुई थी। पर आखिर सच क्या है और झूठ क्या? इस जंग में जीत हुई किसकी थी? इस पे हम पाकिस्तान के ही काफी बड़े न्यूज़पेपर द डॉन की माने तो उनके इस आर्टिकल के हिसाब से पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स बच्चों को काफी झूठ पढ़ाती है और 1965 की जंग की जो तस्वीरें ये किताबें रंगती है वो भी झूठी है। यहाँ तक कि उस जंग में शामिल एयर मार्शल असगर खान, जिन्हें फादर ऑफ पाकिस्तानी एयरफोर्स कहा जाता है, उन्होंने भी कहा था कि 1965 की जंग की शुरुआत इंडिया ने नहीं की थी। हिंदुस्तान की फौज ने हमला नहीं किया। लेकिन भाई लोग एक छोटा सा कैच आता है यहाँ पर, हर कोई देश अपने देश के बारे में अच्छी पिक्चर सामने दिखाता है, फिर चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान, और इसीलिए हमें एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की जरूरत पड़ती है। जैसे कि पॉल एम मैकगार की किताब द कोल्ड वॉर इन साउथ एशिया, जिसमें 1945 से लेकर 1965 तक इंडिया और पाकिस्तान और पूरे साउथ एशिया में क्या क्या चल रहा था, क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रहे थे, वो सबको बड़े ही एक्यूरेटली एक फॉरेन पर्सपेक्टिव से बताया। या फिर शेल हॉरोविट्ज की किताब में भी साउथ एशिया में क्या क्या पॉलिटिक्स चल रहे थे, क्या कोल्ड वॉर चल रहा था, वो भी आप बड़ी एक्यूरेसी से जान सकते हो। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे इतना जानते हो, आप ये भी बात जानते हो कि मैं हमेशा बुक रीडिंग पे फोकस करता हूं, और आप लोग जिसमें के बुक्स मिलते, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑडियो
को 50% इतने सारे ज्ञान के लिए, या फिर आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो। तो रुके क्या हो नाउ, और इस दिवाली ईयर लेट्स जो कि बांग्लादेश बना में रहे हिंदुओं की मदद से इंडिया ने वहां के लोगों को वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया, और फिर दिसंबर 1971 में इंडिया ने खुद ईस्ट पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। इसी षड्यंत्र के कारण ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। इसीलिए हम सबको मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी चाहिए और दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं इंडिया के 12th स्टैंडर्ड की पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक में लिखा गया है कि वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करते थे, जिससे तंग आकर वहां के बंगाली पॉपुलेशन ने उनके खिलाफ वोट करके प्रोटेस्ट किया। लेकिन पाकिस्तानी रूलर्स ने उनके इस डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बजाय उनकी आर्मी ने 1971 में ईस्ट पाकिस्तान के लीडर शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिसे ऑपरेशन सर्च लाइट कहा जाता है। इसके रिस्पॉन्स में वहां के लोग बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने के लिए लड़ने लगे। 1971 के दौरान बांग्लादेश से करीबन 80 लाख रेफ्यूजीज भागकर इंडिया आए थे, और उस वक्त इंडिया ने बांग्लादेश को उसकी आजादी की लड़ाई में मॉरल और मटेरियल सपोर्ट दिया। असलियत यह है कि इस वॉर की शुरुआत पाकिस्तान ने ही अपने ऑपरेशन चंगेज खान से की थी, जिसके तहत दिसंबर 3, 1971 की शाम को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 11 इंडियन एयर स्टेशंस पर हवाई हमले किए थे। जिसके बाद इंडिया, जो अब तक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बांग्लादेश के लिए आवाज उठा रहा है, उसने हथियार उठा लिए, और यहां से शुरुआत होती है 1971 के जंग की। पर अगर आपको और भी डिटेल में 1965 और 1971 की जंगों के बारे में जानना है, तो ऊपर दिए हुए आई बटन में जो वीडियो है उसे क्लिक करके देख सकते हो। पर इंडिया और पाकिस्तान के इतिहास के बारे में इन किताबों में लिखी हुई झूठ की ये लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। ये किताबें एक और जो सबसे बड़ा झूठ है ना, वो कहती है, वो है इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान हुए दंगों के बारे में। लाहौर के 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के सिविक्स ऑफ पाकिस्तान में राइटर मजहर उल हक 1947 दंगों के बारे में लिखते हैं कि पार्टीशन के दौरान जहां मुस्लिम्स दूसरे धर्मों के लोगों को पाकिस्तान छोड़ते वक्त हर तरह से मदद कर रहे थे, वहीं इंडिया के लोगों ने मुसलमानों पर बहुत से अत्याचार किए। मुस्लिम रेफ्यूजीज जिन बसेस, ट्रक्स और ट्रेनों से आ रहे थे, उन पर अटैक किया, उन लोगों को लूटा गया और उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। लेकिन वहीं इंडिया में 12th के एनसर्ट टेक्स्ट बुक्स बंटवारे को और बंटवारे में हुए दंगों को क्वेश्चन करते हुए कहते हैं, क्या ये बंटवारा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट था या एक 16 महीने लंबा चलने वाला सिविल वॉर, जिसमें दोनों भी साइड के लोगों ने सामने वाले को दुश्मन करार करके उसके पूरे पॉपुलेशन को मिटाना चाहा। अब असलियत क्या है, वो तो जग हाजिर है, और ताली तो कभी एक हाथ से बचती नहीं है। 1947 के बंटवारे ने करीबन 10 लाख लोगों की जानें ली और 2 करोड़ लोगों को बेघर करके छोड़ा। इन दंगों ने ना तो मजहब देखा, ना उम्र देखी, और ना मर्द औरत का भेदभाव किया, और इसीलिए ऐसे में ये कहना सही नहीं है कि दोनों में से कौन सा देश सही था या फिर किसने कितने अत्याचार किए। पर अब हम बात करेंगे सबसे मेन मुद्दे पर, जो है कश्मीर। अपने एक वीडियो के लिए एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने आम पाकिस्तानी लोगों से एक सवाल पूछा था कि आप इंडिया से क्या लेना चाहोगे और उन्हें क्या देना चाहोगे। तब उस दौरान इंडिया से क्या लेंगे, उस पर लोगों के कुछ ये जवाब थे। देना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनसे ले लेंगे। कश्मीर बनता है, राइट जो है ना सबसे जरूरी। एक मिनट, कश्मीर पाकिस्तान का कब था? वेल, चलिए सबसे पहले तो इन भाई साहब की गलतफहमी को क्लियर करते हैं। तो बेसिकली हम सभी को पता है कि बंटवारे के दौरान कश्मीर के राजा हरि सिंह ने यह फैसला लिया था कि कश्मीर किसी भी देश के साथ नहीं जुड़ेगा, बल्कि एक इंडिपेंडेंट देश रहेगा। लेकिन बंटवारे के दौरान दोनों भी देशों में काफी दंगे फसाद और खून खराबे हो रहे थे, और ऐसे में नेशनल ज्योग्राफिक के इस आर्टिकल के अनुसार पाकिस्तान की गवर्नमेंट कश्मीर को पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए फोर्स करने लगी। पर जब फोर्स से काम नहीं चला तो उन्होंने कश्मीर में रहने वाले प्रो पाकिस्तानी रिबेल्स को फंड किया कश्मीर में दंगे कराने के लिए। उन दंगे खोरों ने करीबन पूरे वेस्टर्न कश्मीर पर कब्जा कर लिया था, और सितंबर 1947 में पाकिस्तान के पश्तून ट्राइब्समैन बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीर आ चुके थे। तब हरि सिंह डरकर इंडिया के पास आए मदद के लिए, और मिलिट्री असिस्टेंस के बदले वो इंडिया को कश्मीर का हिस्सा बनाने के लिए राजी हो गए। लेकिन पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स ये थोड़ी बता सकती है कि हमने कश्मीर में लोगों को दंगे कराने के लिए पैसे दिए थे, तो इसीलिए वो लिखते हैं कि राजा हरि सिंह ने कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत ही वायलेंट कैंपेन शुरू किया था। पर जब पाकिस्तान की सपोर्ट से कश्मीरी लोग खुद पे हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे, तब हरि सिंह इंडिया के पास मदद लेने पहुंचे और इंडिया ने उसकी मदद भी की।
लेकिन अगर हम इंडिया के होम मिनिस्ट्री की माने तो आर्टिकल 370 के रद्द होने के बाद टेररिस्ट इंसिडेंट्स 2019 से लेकर अब तक 59% तक कम हो चुके हैं। इन 2 सालों में सिर्फ 59 लोगों की जानें गई हैं, उसमें भी कोई सिविलियन नहीं है। और JNK के पुलिस हेड्स के अनुसार इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ के यूथ का मिलिटेंट ग्रुप्स में शामिल होना ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा कम हो चुका है। प्लस जो LOC है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, उस इलाके में जो लोग रहते हैं उनका भी कहना है कि इतने सालों में पहली बार उन्हें बॉर्डर के पास रहकर चैन की सांसें लेने मिल रही है, क्योंकि LOC पे भी वायलेंस कम हो चुका है। For the first time they can breathe freely in these areas which are very close to line of control. पर पाकिस्तानी लोगों के आंखों की पट्टियां तो तब खुली जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने 2016 में पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक कंट्रोवर्सी को लाइमलाइट में लाया। उनके हिसाब से 1970 से पाकिस्तानी स्कूल टेक्स्ट बुक्स को बहुत ही सिस्टमैटिकली एंटी इंडिया बना रखा है। काफी सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को निकाल के और गलत इंफॉर्मेशन लिख के लोगों के दिमाग में ये चीज फैलाई जा रही है, जिससे वो लोग भी ये बिलीव करने लगे इन झूठे फैक्ट्स पर। अब ऐसा पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों कर रही है, आपको क्या लगता है? वेल, इसकी शुरुआत तो तब हुई जब 1970s में जनरल मोहम्मद जिया उल हक की पाकिस्तान पर हुकूमत थी और वो पूरे देश का इस्लामाइजेशन करना चाहते थे। इसीलिए उनके 1979 की एजुकेशन पॉलिसी ने स्कूल टेक्स्ट बुक्स की काया ही पलट दी। उन्होंने सब हटा के सिर्फ वही कंटेंट रखा जो बच्चों को इस्लामिक थॉट और इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में बताए। लेकिन उसी के साथ ये टेक्स्ट बुक्स बच्चों में इंडिया और हिंदू लोगों के बारे में इन जनरल काफी नफरत फैला रही है। और पाकिस्तान के सेनेट चेयरमैन रजा रब्बानी के हिसाब से ये सारे टेक्स्ट बुक्स बच्चों को डेमोक्रेसी से ज्यादा तानाशाही के बेनिफिट सिखाते हैं, जिसके बाद कई सारे पाकिस्तानी स्टेट बॉर्डर्स ने अपने टेक्स्ट बुक्स में रेशियल और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करने वाले सारे कंटेंट को ऑलमोस्ट हटा दिया। पर आज तक फिर भी कई सारी किताबों में इंडिया पाकिस्तान का झूठा इतिहास आपको नजर आएगा ही। लेकिन अभी एक अच्छी चीज ये हुई है कि अब दोनों देशों के लोग एक दूसरे से सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो पा रहे हैं। दोनों देश के लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, जिस वजह से आज के यंग जनरेशन के लोगों की सोच इंडिया के प्रति थोड़ी बदल चुकी है। वहाँ के लोग पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इंडिया एक अच्छा मुल्क है, मेरे तो नजरिया अच्छा है कि अच्छा। इंडियंस हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, आर्टिस्टिक प्यार करने वाले लोग हैं। पर अब सोशल मीडिया के जमाने में भी कुछ पॉलिटिशियंस लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा सब बोल रहे हैं। मतलब आज की तारीख में जहां इंडिया की GDP पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा है और इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहीं इमरान खान, जिसे देश की आर्थिक स्थिति संभालने के लिए अपना घर भाड़े पर देना पड़ा था, वो कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से इकोनॉमिकली बहुत बेहतर है। कोई सेंस है इस बात की? अब इनके इस कमेंट पे आपका क्या कहना है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोजाना यहाँ पर ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपको देखते रहने मिलने वाला। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले इस दिवाली कुकू FM के 50% तो जैसा आप लोगों ने और हमने भी वीडियो में देखा कि किसी कंट्री हो या कोई पर्सन हो, किसी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देना ये गलत बात है। आप वहाँ के अपने देश के बच्चों को, वहाँ की जनता को ये गलत संदेश दे रहे हैं कि इतिहास कुछ था। जो सच बातें हैं, सच कभी छुपाने से छुपता नहीं है। आप क्या कहते हैं? तो जैसा कि आप मतलब टेक्स्ट बुक को बदल सकते हैं, जैसा कि आप जानते हो कि जो इंटरनेट है उसने पूरी ही दुनिया को मतलब बदल सा दिया है। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, वहाँ के जो वीडियोज़ हैं, यूट्यूब तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, वहाँ से देख सकते हैं। भले ही आप इंडिया के यूट्यूबर्स या फिर इंडिया के जो पॉइंट्स या कोई भी जो है उनकी बात ना माने, लेकिन जो वर्ल्ड के लोग क्या कहते हैं उस पर तो आपको विश्वास होगा। तब वो आपकी सरकार के बारे में क्या सोचेंगे कि आपने मतलब हमारी टेक्स्ट बुक या हमारी सोच को इस तरह से धोया। तो इट इज़ नॉट फेयर। वही इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया की इकॉनमी से बराबर है या ज़्यादा है, बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। जो अपना घर भाड़े पे दे दे इकॉनमी के लिए वो बता रहे क्या तो यार आदमी। मेरा मतलब यही है कि हम अपने आप को उस पड़ोसी से कंपेयर ना करें जिसके घर पे गेहूं तक ना हो खाने के लिए। तो वही है, तो हम उसको देखें ना जो मतलब हमसे आगे है, हम उसे देख के अपने आप को और मतलब मोटिवेट करें और तेज़ दौड़ें जिससे हम उसको पास सकें। तो इंडिया के लोगों को ये सोचना चाहिए कि अब पाकिस्तान बहुत छोटी चीज़ है, उससे हमारी तुलना नहीं है।
और आप क्या कहेंगे उसमें? और एक कोई सब्जेक्ट था उसके बारे में क्या आप कहेंगे? कुछ बीच में वो बोले थे, वो कह रहे थे कश्मीर मतलब ले लेंगे हम, मेरा है। वो पाकिस्तान की जो कोई एंकर थी वो पूछ रही थी शायद। मतलब वहाँ की जो वही है ना, ये सारी गलत जो हिस्ट्री वहाँ पढ़ाई गई उसी का तो नतीजा है। जिस स्कूल में अभी के बच्चे पढ़ रहे हो सकता है जो जवाब दे रहे थे वो भी इसी स्कूल में पढ़े हो, तो उन्हें पढ़ाया गया हो कि पहले पाकिस्तान, भारत का हिस्सा पाकिस्तान है, न कि पाकिस्तान का हिस्सा भारत। जब पाकिस्तान का हिस्सा भारत हो सकता है तो यार जम्मू कश्मीर क्यों नहीं हो सकता? फिर पढ़ा होगा उन्हें, लेकिन ये अगर वो हो सकता ये वीडियो देखें या कहीं से जानकारी लें तो ना भारत पाकिस्तान का हिस्सा था बल्कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। जो इससे चीज़ नहीं होती है वो नहीं मिल सकती है। एक आदमी से कहने से लोहा पत्थर और सोना चांदी नहीं बन जाता है। तो वही बात हम कह रहे हैं कि जैसा कि आप बता रहे कोई भी बड़ा बाग होता है, बड़े बाग से अगर छोटा बाग अलग हो तो ये कहते हैं ये इससे हटके हुआ है, ये इसका भाग था, ये कह सकते हैं। अब आप एक मतलब एरिया वाइज देख लीजिए, पाकिस्तान का जो एरिया है वो हिंदुस्तान के राजस्थान के इक्वल है लगभग में। तो आप ये समझिए कि जो बड़ा वाला पार्ट है वो इंडिया का है, तो आप ये नहीं कह सकते पाकिस्तान का भाग इंडिया था, आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का भाग था। तो वहाँ के लोगों को ये समझना चाहिए। और कश्मीर में ऐसा हुआ जो टाइप्स थे हमारे राजा जय सिंह के साथ, और जिसे हम संविधान सभा या फिर संविधान में भी लागू किया था, उस सभा में मतलब जो अम्बेडकर जी थे उन्होंने ये कहा था कि ये नहीं है, लेकिन जो जवाहरलाल जी थे उन्होंने मतलब मान ली थी कि हाँ चलो हम धारा 370 को रखते हैं। तो अभी की जो वर्तमान सरकार है उसने वो धारा 370 और जो 35A के प्रावधान है वो सभी हटा दिए हैं। अब कश्मीर एक भारत का अभिन्न अंग है, वो अंग अलग नहीं हो सकता। अब ये समझ लीजिए आप, कोई भी UN हो गया कोई भी हो वो इसे अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि अब देख रहे हो वहाँ पे जो किस तरह से खुशहाली आ रही है, लोग वहाँ पे कह रहे हैं विदेशी कंपनियाँ भी आ रही हैं वहाँ पे, काफ़ी टूरिज़्म बढ़ रहा है, वहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये सब वही 370 और 35A के हटने से ही मुमकिन हो पाया। आप देख सकते थे वीडियो में दिखाया गया था कि जो बॉर्डर के बिल्कुल करीब के गांव है वहाँ के लोग कितने खुश थे और कह रहे थे कि ये पहली बार हुआ है कि हम इतने चैन से रह रहे हैं बॉर्डर के पास, क्योंकि पहले तो सीज़ फायर तो 1-2 दिन में 2-4 बार होना आम बात थी। ऐसा था पहले। क्या था, हमारा जो राइट्स था हमने मतलब पूरी तरह से ये मान लो 20% कंट्रोल कर सकते थे, बाकी 80% वो लोग कंट्रोल करते थे, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर उनकी पावर उनके हाथों में थी। तो हम वहाँ पे वो मतलब जाने ही नहीं देते इंडियन आर्मी को। अब क्या हुआ कि अब इंडियन आर्मी कहीं भी जा सकती है। बिल्कुल सही। जो अभी भी न्यूज़ देखते होंगे जो लोग, उसमें भी ज़्यादातर यही बताया जाता है कि महबूबा मुफ्ती जी जो अभी प्रेजेंट टाइम में भी वहाँ की लीडर्स हैं, तो वो भी कहती हैं कि उन्हें भी कहा जाता है कि ये भी ज़्यादातर पाकिस्तान परस्त है, क्योंकि जो अभी जिन्हें फांसी हुई है, सॉरी उम्र कैद हुई है यासीन मलिक को, तो वो उनकी पार्टी के ये भी नेता हुआ करते थे। तो जब उनकी हिस्ट्री समझ में आई, जाने गई कि इनने कितना पहले गलत काम किया था, नरसंहार कराया था, वहाँ से कश्मीरी पंडितों को भगाया था, उसके लिए रिफंड इकट्ठा करा था। तो ये सारी गलत चीज़ें हैं यार। कश्मीरी पंडित कहें या फिर हिंदू कहें, कि उसमें हिंदू भी हो सकते हैं कि पंडित तो एक वर्ड हो गया, लेकिन हिंदू जो थे हिंदुओं को ही भगाया गया था, तो वो नहीं सही है। क्योंकि कोई भी अपना पुश्तैनी मकान या फिर कोई भी अपनी ऐसी जगह जहाँ वो दशकों या सदियों तक रहे हो, वो खाली करने में दिक्कत होती है। वही तो, कैसे कैसे लोग होते हैं यार दुनिया में, कौन क्या लेके आया कौन क्या लेके जाएगा। किसी को मारने का अधिकार किसने किसको दिया है? ये बिल्कुल ये जानवरों से भी बदतर लोग होते हैं जो ये सोचते हैं। बिल्कुल यार, कुछ लेके आया है कोई या लेके जाएगा। और शायद मैं परसों एक शॉर्ट वीडियो देख रहा था, उसमें वो एक कुरान की आयत बता रहा था कि इस धर्म में ये लिखा है कि आप अपने धर्म का प्रचार करें, न कि प्रचार के बजाय लोगों को मार कर उन्हें धर्म में शामिल करें। बिल्कुल गलत है। तो ये गलत है। बिल्कुल ऐसे लोग शायद कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा, देखा होगा कि अपने धर्म का प्रचार करो। ये तो सब लोग जानते हैं, अपने धर्म का प्रचार करो, अच्छी बात है, अपने धर्म के बारे में लेकिन अपने धर्म का उतना ही प्रचार करो जिससे दूसरों को दिक्कत ना हो। बिल्कुल सही। अब इसका ये मतलब थोड़ी अपने धर्म के प्रचार में दूसरे लोगों को ही मार दो। तो ये लोग कहाँ, इंसान कहाँ, ये तो जानवर से बदतर। इन्हें वो क्या बोलते हैं, स्वर्ग। These are not people। बिल्कुल,
इन्हें स्वर्ग तो छोड़ो, नरक भी छोड़ो, इन्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये इतने गिरे हुए लोग होते हैं जो कि दूसरों को अपने कुछ फ़ायदे के लिए मरवा देते हैं, मार देते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले घंटा तक